Hello everyone, my name is Abhinav Mishra and I welcome you to the new lecture of GS Paradise, the one-stop solution for all the GS subjects. मैं आप सबका GS Paradise के नए लेक्चर में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले ऐसे लेक्चर्स को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट करें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने पॉलिटी की अगर मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को देखा होगा तो हमने पॉलिटी को 8 थीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें हमने 8 थीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसमें जो फर्स्ट थीम था और उसका भी फर्स्ट टॉपिक जो था वो था प्रीएम्बल, ठीक है। फर्स्ट थीम का जो फर्स्ट टॉपिक था वो था प्रीएम्बल, जिसको आज हम लेकर के चलेंगे और इसको आज हम पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है, प्रीएम्बल के प्रोविजंस क्या है, प्रीएम्बल में मेंशन जितने भी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है, वो वर्ड्स कब ऐड हुए थे, प्रीएम्बल का लीगल स्टेटस क्या है, प्रीएम्बल को क्या हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं तो किस हद तक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आज हम ये लेक्चर्स को एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम अगर प्रीएम्बल का रेलेवेंस समझने की कोशिश करें तो पिछले 15 सालों में 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं अकेले यूपीएससी प्री में, ठीक है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी प्री का डेटा था जो कि मैंने आपके सामने रखा है कि लास्ट 15 सालों में 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बाकी सारे एग्जामिनेशंस में भी प्रीएम्बल से क्वेश्चन अक्सर उठ करके आता है। प्रीएम्बल प्लस फंडामेंटल राइट्स प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्लस डीपीएसपी, जिसको हम सिस्टर टॉपिक्स भी कहते हैं, इन टॉपिक से ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है और ऐसा कोई भी साल नहीं होता है जिसमें इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आ गया कि इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मारा जा सकता, पहली बात। दूसरी बात कि इस टॉपिक को कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, पॉलिटी में स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम पॉलिटी में प्रीएम्बल नाम के इस टॉपिक का, जिसका मतलब होता है भारतीय संविधान की उद्देशिका, इसके ऊपर प्रस्थान करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि क्या है प्रीएम्बल, है ना, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई जो हम कवर करेंगे, चलिए अब हम धीरे धीरे कवर करते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका का हम बैकग्राउंड अगर देखें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम प्रीएम्बल का जो बैकग्राउंड अगर है वो देखें तो हम देखते हैं कि जो प्रीएम्बल का बैकग्राउंड है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लाई करता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि पंडित नेहरू ने पास किया था, वो ये कहता था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे, है ना। वो इसके बारे में कहता था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाएंगे, हम अपना भारत कैसा चाहते हैं, है ना, हम अपना समाज कैसा चाहते हैं, है ना, हाउ डू वी वांट आवर सोसाइटी टू बी, है ना, हाउ डू वी वांट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो कहता था, है ना, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित नेहरू ने पास किया था 13 दिसंबर 1946 को, है ना। इन्होंने मतलब मूव फॉरवर्ड किया था और इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था नेहरू ने, ठीक है, पंडित नेहरू जी ने, और 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पुश फॉरवर्ड किया, यानी कि इंट्रोड्यूस किया, और 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट हो गया, ठीक है। और यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज लेटर अडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल, ठीक है। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को थोड़े चेंजेस के साथ साथ ये प्रीएम्बल की तरह से एक तरीके से ले लिया गया। एक और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो कि एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल कहाँ से हमने लिया है, तो प्रीएम्बल इज एन अमेरिकन आइडिया, ठीक है। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आया था, है ना, और हमने भी वहीं से लिया है, ठीक है, ठीक है। प्रीएम्बल अडॉप्ट कब हुआ था, हमने अडॉप्ट तो कर लिया, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। प्रीएम्बल में भी हमारे यही डेट पड़ी हुई है, ठीक है। प्रीएम्बल में अगर आपके पास कन्फ्यूजन के लिए आपको ये वाला डेट दे सकते हैं 1950 का, प्लीज़ आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा,
ठीक है, जो डेट हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है ना, वो है 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये बात प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यही डेट थी जिस दिन हमारा प्रियम्बल भी जो कि है अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है वो 3 बेसिकली चीज़ों के बारे में कहता है। जी हाँ, ये छोटा सा टेक्स्ट 3 मेजर चीज़ों के बारे में हमें बताता है, 3 मेजर एरियाज़ के ऊपर हमें जो है लाइट शेड करता है। सबसे पहली बात, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बताता है ना, कि भाई तुमने संविधान बना तो दिया है ना, लेकिन ये जो संविधान जो आपका बना है, या जो संविधान बनाने की जो शक्ति है ना, या जो पावर है आपकी जो कंट्री को रूल करने की है ना, या आपकी कंट्री को चलाने की, वो अल्टीमेटली किसके हाथ में है ना, वो किसके हाथ में लाई करती है ना, कि ताकत किसके हाथ में आखिर भाई है, तो वो है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया है ना। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो है लोगों से है ना, पीपल ऑफ इंडिया, द फ्रॉम द पीपल। ठीक है, दूसरा है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, इसके बारे में बताता है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पॉलिटी। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़, ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है, इसका ऑर्डर भी याद रखना है। ठीक है, आगे जा करके अभी हम इन सारे वर्ड्स का मतलब हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक पॉलिटी का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट को बताता है कि हमारा इंडियन स्टेट जो है उसका नेचर क्या है ना, जो हमारा जो भारतीय देश है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, उसकी विशेषताएं क्या है। तो वो विशेषताएं क्या है कि सोशलिस्ट देश है, सेकुलर देश है ना, डेमोक्रेटिक देश है, रिपब्लिकन पॉलिटी है ना। और इसका ऑर्डर प्लीज़ याद करने के लिए मैंने आपको इसलिए कहा है क्योंकि आजकल का रीसेंट ट्रेंड ये है, क्योंकि जो प्रियम्बल है उसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते, तो एग्जामिनर को यही एक लौता थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड चीज़ मिल जाती है कि आप इसका ऑर्डर बताइए कि किस ऑर्डर में चीज़ें प्रियम्बल में मेंशन्ड है। तो प्लीज़ इसका आप ऑर्डर याद कर लीजिए। तीसरी बात है कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि भाई हमारा देश कैसा हो है ना, हमारा समाज कैसा हो, तो वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है ना, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमारी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि हमें अपना देश, अपना समाज कैसे चाहिए, या हमारा जो संविधान है वो कैसा देश और कैसा समाज देखना चाहता है, तो वो ये है कि जस्टिस, जिस ऐसे समाज या ऐसा कंट्री जिसमें जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो और फ्रेटर्निटी हो। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चलिए आगे देखते हैं, हम वर्ड बाय वर्ड हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला वर्ड आता है हमारे लिए वो है सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन। तो मैंने बताया कि जो हमारा अल्टीमेट सॉवरेन है ना, जो अल्टीमेट सॉवरेन जो है वो है पीपल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड से अगर आपके पास अगर पूछ दिया जाए कि भाई पॉलिटिकल सॉवरेन कौन है, पॉलिटिकल सॉवरेन कौन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, पीपल है। ठीक है, तो अगर अल्टीमेट सॉवरेन या पॉलिटिकल सॉवरेन आपसे पूछते हैं कौन है, तो आप क्या बताएंगे, पीपल है। और अगर आपसे पूछे कि लीगल सॉवरेन कौन है, तो उसका आप इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्लीज़ याद रखिए, ये जेम ऑफ द क्वेश्चंस है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे आप नॉर्मली एग्जामिनेशन में, तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, लीगल सॉवरेन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, बट अल्टीमेट सॉवरेन है और जो पॉलिटिकल सॉवरेन है वो है पीपल। ठीक है, लीगल सॉवरेन है कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आप प्लीज़ अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब सॉवरेन है क्या है ना, सॉवरेनिटी है क्या है ना, प्रभुसत्ता शायद इसको कहते हैं हिंदी में है ना। तो सॉवरेनिटी का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, या हमारे प्रियम्बल में जो सॉवरेनिटी दिया हुआ है उसका मतलब ये है कि ना ही हमारी डिपेंडेंसी है, ना ही हम डोमिनियन है किसी भी देश के। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ना ही हम किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट है, मतलब हम ना ही किसी की कंट्री के अंदर अंडर है, और ना ही हम किसी भी कंट्री की डोमिनियन है। ठीक है, अब सिचुएशन ये थी कि टिल 15 अगस्त 1947 हम जो है वो हम कॉलोनी थे। ठीक है, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे। ठीक है, बट फ्रॉम 15 अगस्त टू 26 जनवरी 1950 हम बन गए डोमिनियन। ठीक है, हम मतलब एक ऑटोनोमस कंट्री थे, लेकिन हमारा एलिजियंस जो था है ना, जो हमारा एलिजियंस था वो किसकी तरफ था,
हमारा वी वर हैविंग एलिजेंस टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। और फ्रॉम 26 जनवरी 1950 एंड बियॉन्ड हम एक सॉवरेन रिपब्लिक बन गए, ठीक है, हम एक सॉवरेन रिपब्लिक बन गए, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। सॉवरेनिटी मतलब हमें हमारी एबिलिटी कि हम जो भी कुछ करना चाहे हम कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, हम किसी के अंडर नहीं हैं, हम किसी के दबाव के अंडर नहीं हैं, है ना। अल्टीमेट डिसीजन जो हमें लेना होगा वो हम खुद लेंगे, ठीक है, इसी को हम सॉवरेनिटी कहते हैं, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल के युग में आता है, जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हम सही में सॉवरेन है, ठीक है। हम इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं, हम इकोनॉमिक सैंक्शंस को देखते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में हम देखते हैं कि WTO हो गया, IMF हो गया, है ना। अगर इनसे लोन लेना है तो इनके शर्तों को फॉलो करो, है ना। हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको मेंबरशिप चाहिए या आपको अपना सॉफ्ट पावर बनाना है ना, या आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नया जो लॉ है अगर वो इनैक्ट हो जाएगा तो आपको अपने डोमेस्टिक लॉज को भी अगर उस हिसाब से चेंज करना पड़े, है ना। या US जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शन जिस हिसाब से लगाता है ना, कि आप जो S-400 मिसाइल सिस्टम आप नहीं खरीद सकते क्योंकि वो रशिया बेचता है, अगर आप खरीदेंगे तो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक तरीके से दूसरी तरफ इशारा करती है कि हम सॉवरेन तो भाई है ही नहीं, है ना। ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट अस टुवर्ड्स द सिचुएशन और इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द रियलिटी दैट वी आर नॉट सॉवरेन एट ऑल, है ना। हम किसी भी तरीके से सॉवरेन है ही नहीं, है ना। और आपके दिमाग में भी यही लगेगा कि हाँ भाई ये तो सॉवरेनिटी सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की है ना, असल में हम सॉवरेन नहीं है, ठीक है। तो जो रियलिटी है, एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं सॉवरेनिटी के वो काफ़ी चेंज हो गए हैं, है ना। जैसे जैसे टाइम बदलता है वो वर्ड्स के जो होते हैं मीनिंग बदलते हैं, वैसे जो सॉवरेनिटी का जो मतलब पहले था वो आज नहीं रह गया है, ठीक है। इस ग्लोबल ऑर्डर में, इस ग्लोबल विलेज मॉडल में, है ना, जहाँ पे सारे कंट्रीज एक जैसे सिंगल हैंडेडली साथ में आकर के वर्क करते हैं, है ना, इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में सॉवरेनिटी का जो मतलब है वो काफ़ी हद तक बदल गया है, ठीक है। लेकिन जो एक मेन $1 मिलियन क्वेश्चन जो है कि डू यू थिंक दैट इंडिया इज रियली सॉवरेन, है ना, तो द आंसर इज दैट डिस्पाइट द ऑड्स फाइनल डिसीजन स्टिल रेस्ट विद अस, है ना। जितनी भी हमने ऊपर सिचुएशन देखे वो बात तो चलो सही है ना, बट स्टिल द फाइनल डिसीजन रेस्ट्स विद अस, है ना। जो फाइनल डिसीजन है वो अभी भी हम पे लाई करता है। चलिए अब इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। आप WTO या IMF के गाइडलाइन से, है ना, WTO या IMF के शर्तों से आपने चेंजेस लाए, है ना, लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप इनसे गवर्न होंगे कि नहीं होंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप चेंजेस तो लेकर के आए हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर आपको चेंजेस नहीं लाना है तब भी आपके पास चॉइस है कि आप WTO और IMF के मेंबर ना रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फाइनल डिसीजन जो है ना, वो आप ही के पास रेस्ट करता है ना। डिसीजन मेरा कि मैं आपके द्वारा गवर्न हूं, है ना। द डिसीजन ऑफ माइंड दैट आई विल बी गवर्न बाय यू, है ना, एंड द डिसीजन ऑफ माइंड दैट आई विल नॉट बी गवर्न बाय यू, है ना। इन बोथ द सिचुएशन द थिंग्स रेस्ट विथ मी, द डिसीजन टू बी गवर्नड और टू नॉट बी गवर्नड रेस्ट विथ मी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलिए अब हम इस सिचुएशन को हटाते हैं, ठीक है। हमने सॉवरेनिटी को मेरे हिसाब से एक एम्पल डेप्थ में समझ लिया है। अब देखते हैं हम सोशलिस्ट का मतलब। तो जो सोशलिस्ट वर्ड था वो हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया है। और सोशलिस्ट वर्ड के पीछे की भी एक कहानी है जो कि मैं अभी शायद, हाँ, मैं आपको सेक्युलर जब मैं आपको वर्ड पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो जो सोशलिस्ट जो वर्ड है हमारा 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। और अगर आप देखें तो मेनली 3 सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला होता है कैपिटलिज्म, ठीक है, दूसरा होता है सोशलिज्म, तीसरा होता है कम्युनिज्म, ठीक है। अगर आपको उसको मोटा मोटी समझ लेना है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो मिनिमल होता है, मिनिमल टू नन। यहाँ पे ओके होता है इंटरवेंशन, मतलब ठीक ठाक होता है इंटरवेंशन, ठीक है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट इंटरवेंशन होता है,
गवर्नमेंट का, एब्सोल्यूट इंटरवेंशन। ठीक है, तो अगर हम कम्युनिस्ट देखें तो कम्युनिस्ट चाइना हो गया, है ना। हालांकि कोई भी आज की कंट्री, आज के दिन में नो कंट्री इज़ एब्सोल्यूट कैपिटलिस्ट, नो कंट्री इज़ एब्सोल्यूट सोशलिस्ट, नो कंट्री इज़ एब्सोल्यूट कम्युनिस्ट, है ना। आज के दिन पे ये जितने भी बॉर्डर्स हैं या जितने भी वॉल्स हैं ये सब टूट चुके हैं, है ना। एवरी कंट्री पोजेसेस द फंक्शन ऑफ बीइंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री, एवरी कंट्री यू नो बीइंग वेलफेयरिस्टिक, है ना। वेलफेयरिस्टिक मेजर शो करके वो सोशलिज्म के भी कैरेक्टर शो करती है, और समवट कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट एंगल भी शो करती है। ठीक है, बट सबका डिग्री ऑफ यू नो प्रेजेंस बहुत वेरी करता है। ठीक है, बट आज के दिन में कोई भी एक कंट्री जो है प्योरली कैपिटलिस्ट या प्योरली सोशलिस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम जो फॉलो करते हैं, जो कि ये वर्ड टू वर्ड मैंने लाइन लिखी है लक्ष्मीकांत से, वी फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ठीक है, तो हम जो फॉलो करते हैं वो करते हैं डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, एंड नॉट कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये हमारा ब्रांड है सोशलिज्म का। ठीक है, अब जो एक जो फैक्ट मैंने जो लक्ष्मीकांत से ली है कि अवधि सेशन ऑफ जो कांग्रेस था 1955 में, उसमें कांग्रेस के जो मीटिंग हुए था उसमें ये अडॉप्ट किया गया था कि हम एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को इस्टेब्लिश करेंगे, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, है ना। हम एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई जब इतनी सारे हिंट्स थे हमारे पास, हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें अपना सोशलिस्ट टर्न मिलता है ना। डीपीएसपी तो पूरा ही मेजरली सोशलिस्ट फिलॉसफी से भरा हुआ है, तब भी हमें सोशलिज्म वर्ड ऐड करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, है ना। तो ये तो मेनली मोर और लेस एक फिलोसॉफिकल मूव था, है ना। इट वाज जस्ट अ फिलोसॉफिकल मूव टू डिपिक्ट द नेचर एंड द टू द सिनेरियो एंड डिपिक्ट द सिनेरियो ऑफ द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की पीरियड को दर्शाने के लिए, है ना, और उस वक्त की फिलॉसफी को दर्शाने के लिए था इमरजेंसी। ठीक है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी के दौरान ही आया था। ठीक है, और एक जो लाइन है जो भी मैंने लक्ष्मीकांत से ली है कि इंडियन सोशलिज्म इज अ मिक्स ऑफ गांधीयन एंड मार्क्सियन सोशलिज्म विद हैवी टिल्ट टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, तो जो इंडियन सोशलिज्म है वो गांधीयन एंड मार्क्सियन सोशलिज्म का मिक्स है ना, जिसका हैवी टिल्ट जो है वो गांधीयन सोशलिज्म से है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि चलिए अपने सोशलिज्म तो अपने प्रियम्बल में भी डाल दिया, है ना, लेकिन हमारे पास, इंडिया के पास क्या मजबूरी थी कि हमने जो है सोशलिज्म ही चूज किया। ठीक है, अब इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि अगर आप देखेंगे 1917 में आया था हमारा रशियन रेवोल्यूशन, है ना, आरआर रशियन रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, उसके बाद 1930s में यानी कि 33 के आसपास आया था ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, बहुत ही सिवियर कंडीशंस थी, है ना। 33 नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 27, 28, है ना, इस दौरान आया था और ये चला था लेट 30s तक, है ना, लेट 30s तक ये चला था। ठीक है, तो ग्रेट डिप्रेशन के आने के साथ साथ एक चीज़ तो एविडेंट हो गई थी कि जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म ऑन इट्स लास्ट ब्रेथ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इस वक्त जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, है ना, ये जितनी भी कंट्रीज थी उस वक्त इन सब की आखिरी सांसों पे थी। ये कंट्रीज आखिरी सांसों पे थी, मतलब इनकी इन देशों में इतनी ज़्यादा हालत खस्ता थी कि आप सोच नहीं सकते, है ना। इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी, है ना, इतनी वाइड स्केल अनार्की ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। लेकिन इसी वक्त में जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्री थी या सोशलिस्ट कंट्री थी सो कॉल्ड, उनमें वाइड स्प्रेड प्रोस्पेरिटी थी। मतलब जिस वक्त में यूएसए यू नो क्या बोल रहे हैं, चोक कर रहा था, या जिस वक्त यूएसए या और भी वेस्टर्न इकोनॉमीज इतना ज़्यादा सफ़र कर रही थी, उसी वक्त पे जो यूएसएसआर जैसी कंट्रीज जो थी या यूएसएसआर जैसे जो एम्पायर थे वो अपने थ्राइव कर रहे थे। दे वर थ्राइविंग लाइक एनीथिंग, है ना। तो ये चीज़ जो है, यही चीज़ जो है जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उनको ये पुश करती थी
इसी चीज़ ने पुश किया कि हम सोशलिज्म को हम भी अडॉप्ट करें, है ना, इंस्टेड ऑफ चूजिंग कैपिटलिज्म, है ना। एंड इट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हमने कैपिटलिज्म की तरफ ना देखते हुए सोशलिज्म की तरफ देखा, क्योंकि हमारा जो टिल्ट था वो सोशलिज्म की तरफ इसी ग्रेट डिप्रेशन से आया था, रशियन रेवोल्यूशन से आया था। फिर साथ में जितने भी हमारे जो फ्रीडम लीडर्स थे, जो कि जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाई, तो उनसे भी उनका भी जो टिल्ट था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वेस्टर्न किताबें या वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ की तरफ उनका टिल्ट था, तो उन्होंने भी सोशलिज्म को देखा और जांचा, और उनको हमारे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट लगा, है ना। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि इन सारे रीजंस के साथ ही साथ हमारे जो इंडियन कंडीशंस थी वो कैपिटलिज्म के लिए फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी पॉवर्टी थी, है ना। हार्डली 13% की शायद लिटरेसी थी, है ना। और जो हमारा 1901 से लेकर 1950 तक का जो ग्रोथ था वो मियरली 0.7% ग्रोथ था। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी के साथ तो आप कैपिटलिज्म के साथ तो आप बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे जो देश के, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स के जो सबसे इनिशियल सपने थे वो ये था कि हम किसी तरीके से लोगों के बीच में हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर पाए, है ना, उनको किसी तरीके से इस गरीबी से मुक्त करा पाए, है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हमने सोशलिज्म की तरफ हमने अपना रुझाव रखा। ठीक है, जो हमारा तीसरा मेजर वर्ड है वो है वर्ड सेक्युलर, जो कि हमने ऐड किया था वाया 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, ये भी 42nd अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था। अब इस वर्ड जो सेक्युलर है, इसको अगर हम देखें तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, है ना, और एक नेशन लेवल पे देखते हैं। तो सेक्युलर इतना तो हमें समझ में आता है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विथ रिलीजन, है ना, कि आप मानते हैं नहीं मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं। तो चलिए अब एक इंडिविजुअल लेवल और एक नेशन वाइज लेवल पे हम इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि भाई आखिर सेक्युलर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात, 3 वर्ड्स को हम पहले देखेंगे और उन्हीं 3 वर्ड्स को हम डिराइव करके नेशन लेवल पे देखेंगे। सबसे पहली बात होती है थीसिस्ट। ठीक है, THEIST, है ना। इसको हम कहते हैं बिलीवर, है ना। तो अगर आप किसी भी भगवान पे भरोसा रखते हैं या किसी भी भगवान को आप मानते हैं तो आप कहेंगे मैं एक थीसिस्ट हूँ, है ना, मैं एक थीस्ट हूँ। ठीक है, थीस्ट। ठीक है, दूसरा जो वर्ड होता है, एक होता है एग्नोस्टिक। ठीक है, एग्नोस्टिक मतलब कि मैं भगवान पे भरोसा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे किसी और से प्रॉब्लम भी नहीं है जो भगवान पे भरोसा करता हूँ, है ना। मतलब मैं अपनी जगह खुश, तुम अपनी जगह खुश। ठीक है, तो मैं ऐसे इंसान को क्या कहूँगा, एग्नोस्टिक। ठीक है, तीसरा जो वर्ड है वो है एथिस्ट, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा ओवररेटेड वर्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा लोग आंख बंद करके कैसे भी यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो एथिस्ट का मतलब होता है कि आई डो नॉट बिलीव इन गॉड एंड आई डोंट लाइक पीपल हु वर्शिप गॉड। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब मुझे पूजा करने, मैं भगवान पे तो नहीं मानता हूँ, और जो मानते हैं मुझे उनसे भी समस्या है ना। ऐसे लोगों को एथिस्ट कहते हैं, है ना। ठीक है, अगर हम नेशन लेवल पे अगर इसी को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो थियोक्रेटिक नेशन एक ऐसा नेशन होता है जहाँ पे स्टेट का जो ऑफिशियल रिलीजन होता है। ठीक है, मतलब स्टेट एक ऑफिशियल रिलीजन को में मानता है ना, जो स्टेट है वो एक रिलीजन में मानता है। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज को हम कहते हैं थियोक्रेटिक नेशन, जैसा कि हमारा नेबरिंग पाकिस्तान हो गया, है ना, या जितनी भी अरब नेशंस है, सम ऑफ द यूरोपियन नेशंस आल्सो, है ना, दोज आर ऑल थियोक्रेटिक नेशंस, है ना। तो यहाँ पे जो रिलीजन है वो इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर होता है ना, कि तुम्हारा कोई रिलीजन हो, तुम किसी और दूसरे रिलीजन के हो, है ना, तो यू आर सेकेंडरी, है ना। लेकिन जो हमारा जो कंट्री का रिलीजन है, जिस रिलीजन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, वो प्राइमरी होगा। दूसरा है सेकुलर स्टेट, जो कि हमारा इंडिया है। ठीक है, तो सेकुलर स्टेट के 3 या 4 मेजर फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, सबसे पहली बात, जैसा कि हमारे इंडिया में है। सेकंड, एवरीबडी हैज़ अ फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन दे फील लाइक, है ना। तीसरा है इक्वली ट्रीटेड। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन को हो, आपको ट्रीटमेंट इक्वल दी जाएगी। ठीक है, अब जो सेकुलर होता है, सेकुलर स्टेट जो होता है, उसका 2 फॉर्म होता है मेजरली। सबसे पहले वो होती है एक्टिव सेकुलरिज्म।
ठीक है, कि गवर्नमेंट जो होगी वो प्रमोट करेगी सारे रिलीजन्स को इक्वली, जैसा कि ये इंडिया। और दूसरा होता है पैसिव सेक्युलरिज्म, कि गवर्नमेंट जो है या जो स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन की तरफ देखेगा ही नहीं, है ना, किसी भी रिलीजन को कुछ कहेगा ही नहीं, ना 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 डांटेगा, ना उसको रोकेगा किसी तरीके से, ना उसको प्रमोट करेगा, कुछ नहीं, वो आंख बंद कर लेगा, जहां रिलीजन आएगा वो आंख बंद कर लेगा, जैसा है यूएसए। तो आपने जितनी भी अभी मेजर कंट्रोवर्सी सुनी होगी यूएसए में अबॉर्शन लॉज के तरफ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को कभी लीगलाइज करता है, कभी इलीगलाइज करता है ना। तो ये जितने भी मेजर रीजंस है तो ये और सिर्फ यूएसए के पैसिव सेक्युलरिज्म की वजह से है, कि क्योंकि यूएसए में जो है वो पैसिव सेक्युलरिज्म है कि अगर आपका धर्म घटिया से घटिया चीज़ ही क्यों ना कह दे, है ना, आपके धर्म में एक मतलब लाख काली से काली चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन स्टेट जो है वो इंटरवीन नहीं करेगा बताने के लिए आपको कि नहीं ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है ना। और ये चीज़ हमारे इंडिया में नहीं है। हम एक एक्टिवली सेकुलर कंट्री है। हम जो पुरानी रीति रिवाज हैं उनको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको हम हटा सकते हैं, है ना, उनको हम नलिफाई कर सकते हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स को देखते हुए या पब्लिक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। तो हम ऐसे कंट्री को हम कहते हैं एक्टिव सेकुलर कंट्री, ठीक है। अब एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो अंबेडकर थे वो साफ मतलब वो क्लियरली अगेंस्ट थे इंक्लूडिंग सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंबेडकर जो थे वो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड बिल्कुल भी ऐड नहीं कराना चाहते थे, और क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, है ना, तो ऐसा ही हुआ भी। तो सेकुलर वर्ड क्यों नहीं ऐड कराना चाहते थे, तो वो कहते थे कि इट इज़ रिडेंडेंट एक्सरसाइज टू ऐड द वर्ड, है ना, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो इन इट सेल्फ सेकुलर है। तो एक ऐसे वर्ड को इंट्रोड्यूस करने से क्या फ़ायदा जो ऑलरेडी मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। और जो दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट वो जो है वो भी उन्होंने ऐड कराने के वो एकदम सख्त खिलाफ थे, जो कि केटी शाह जिसके सपोर्ट में थे। तो केटी शाह जो थे जो कि बिहार से आते थे, वो चाहते थे कि सोशलिस्ट वर्ड ऐड हो, ठीक है, wanted to add socialist word in the constitution, but B.R. Ambedkar was against it, and he was against it solely for the reason that he didn't wanted to snatch the liberty of us Indians to choose what kind of, you know, what kind of society we wanted to have, है ना, what kind of social structure we wanted to have। तो बी आर अम्बेडकर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए अगेंस्ट थे, मतलब इस रीज़न के वजह से अगेंस्ट थे कि वो ये नहीं चाहते थे कि फ्यूचर इंडियंस को ये चीज़ के ऊपर सोशलिज्म थोपा जाए, है ना, और वो चाहते थे कि फ्यूचर इंडियंस खुद डिसाइड करें कि हम कैसा स्टेट चाहते हैं, ठीक है। जो तीसरा स्टेट मैंने बताना चाह रहा था, मतलब मैं थियोक्रेटिक स्टेट, सेकुलर स्टेट के बाद एक होता है एथी स्टेट, कि वो स्टेट जो कि रिलीजन के सोलली अगेंस्ट हो, है ना। तो उनमें मेजर एग्जांपल है चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, क्यूबा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर हम सोशलिज्म को अगर हम कम शब्दों में समझे तो वो उसका मतलब ये है कि द स्टेट इज नॉट ओ लॉयलिटी टू एनी रिलीजन, है ना, एज सच, एंड इट इज नॉट इररिलीजियस एंड नॉट एंटी रिलीजियस, इट गिव्स इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन, है ना, ना ही इरिलीजियस है ना ही एंटी रिलीजियस है, बस वो सबको बराबर का मौका देता है सारे रिलीजन्स को, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, मेजर वर्ड है, वो है डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में को प्रिस्क्राइब करता है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को पुश करता है। तो यहीं से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक जो बी आर अम्बेडकर है, बी आर अम्बेडकर का जो मेजर स्पीच है उसमें वो बताते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट अनलेस देयर इज सोशल डेमोक्रेसी। वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती है जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो। और सोशल डेमोक्रेसी के कंपोनेंट्स क्या है? इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी क्या है? ये तीन मेजर कंपोनेंट्स है सोशल डेमोक्रेसी के, है ना, और ये एक ट्रिनिटी की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी एग्जिस्ट करे बिना लिबर्टी के तो कोई मतलब नहीं है,
है ना। और अगर सिर्फ लिबर्टी एग्जिस्ट करे बिना इक्वालिटी के तब भी कोई मतलब नहीं है ना। और अगर इक्वालिटी और लिबर्टी एग्जिस्ट करता है बिना फ्रेटर्निटी के तब भी कोई मतलब नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। और ये काफ़ी ब्यूटीफुली ये समझाते हैं अंबेडकर साहब, है ना। और वो कहते हैं कि ये तीनों अगर एक साथ एग्जिस्ट करें तभी इनका कोई मतलब है। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट निकल जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑल द थ्री कंपोनेंट्स विल फेल, है ना। तो दैट इज वाई दे एग्जिस्ट इन ट्रिनिटी, मतलब ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेजर वर्ड आता है वो है रिपब्लिक, ठीक है। यानी कि इलेक्टेड हेड, है ना। हमारे यहाँ पे होते हैं इलेक्टेड हेड मीन्स टू अदर थिंग्स टू, है ना। मीन्स टू अदर थिंग्स टू मैं ये क्यों कहता हूँ, मतलब ये तो सीधी सी बात है। मैंने पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, तो मैंने ये वहीं से लिया है। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है इलेक्टेड, है ना। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, मतलब हम उनको चुनते हैं। और रिपब्लिक का दो और मतलब भी है ना। तो जो पहला मीनिंग है वो है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइज इन दी हैंड ऑफ द पीपल, है ना। तो जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो लाई करती है, वो लोगों के हाथ में लाई करती है ना। एंड जो दूसरा है कि द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, है ना। तो ये दो मेजर मीनिंग है हमारे वर्ड रिपब्लिक के। और मैं आपको दोबारा से कहूँगा कि ये लेक्चर के साथ साथ आपको एम लक्ष्मीकांत बाय एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक ज़रूर पढ़नी है ना। तो ये पॉलिटिकल सोवरेनिटी वाला मैं बता रहा था कि अ रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स, है ना। वन, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल, है ना। पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल, है ना, लाइक अ किंग, है ना। और दूसरी बात कि द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन, है ना। कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सारे जितने भी सिटीजन हैं उन सब के लिए ओपन है। मतलब एवरीबडी कैन एस्पायर टू बिकम एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, या एनीबडी कैन एस्पायर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया or to become any kind of minister or to be in any kind of government post, है ना। ओके, ऑल राइट। अब हम देखते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, है ना। तो ये भी वर्ड जो है ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ठीक है। और इसका कोई लीगल रेलिवेंस नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सिंबलाइज करता है फिलॉसफी ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। अब हम देखते हैं जस्टिस को। तो अभी हमारा थोड़ा सा लेक्चर और बाकी है, तो आई गेस आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, है ना। और हम जल्दी से जल्दी अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इतना भी वाइंड अप नहीं करेंगे कि हम चीज़ें छोड़ दें, ठीक है। तो हम देखते हैं जस्टिस क्या है। तो जस्टिस इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, है ना। तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, है ना। ये तो मेरे हिसाब से एक अपने आप में ये समझ में आने वाला सेंटेंस है ना। एंड जस्टिस ऑल्सो मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, है ना। तो जस्टिस के दो मतलब है। एक तो सबसे पहली बात कि सबका हम बराबर से ट्रीटमेंट करें, है ना। और ट्रीटमेंट सबके साथ हम अच्छे से पेश आएँ, है ना, सबसे हम बराबर से पेश आएँ। और दूसरी बात कि हम किसी भी सेक्शन को प्रिविलेज ना दें, है ना। और जो बैकवर्ड क्लासेस है हम उनका इम्प्रूवमेंट करें, है ना। तो ये जो जस्टिस है ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है ना। जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जो हमारा कंसेप्ट है ये हमारा रशियन रेवोल्यूशन से लिया हुआ है, जो कि रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 में आया था, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सोशल जस्टिस क्या होता है। तो सोशल जस्टिस इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, है ना। मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, है ना। तो अगर हम सबका बराबर से हम सबके साथ पेश आए, है ना। और कोई भी हम सोशल डिस्टिंक्शन ना करें, और ना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, क्रीड, रिलीजन, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि हम सोशल जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये बता समझ रहे कि अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव ना हो, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या कहेंगे, हम इकोनॉमिक जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑन द इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, है ना। एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज मतलब वेल्थ
वेल्थ के सेंस में, इनकम के सेंस में, प्रॉपर्टी के सेंस में, इसको हम इस इनइक्वालिटी को कम करना भी हमारा इकोनॉमिक जस्टिस में आता है। ठीक है। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, है ना। आपको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, सबके एक वोट को एक ही बराबर मान हो, ठीक है, और सबको हर एक पोस्ट पे जाने का बराबर सा मौका हो, है ना। इसी चीज़ को हम कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। तो ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है। और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को हम टुगेदर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, ये भी एक बहुत ही कॉमनली आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, दैट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज टुगेदर कॉल्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सॉरी मैं पता नहीं क्या कह रहा था। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज टुगेदर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। चलिए अब हम देखते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, है ना। ये चीज आप मानेंगे नहीं, ये 2020 में यूपीएससी की प्री का सवाल है। ये बात आप समझ रहे हैं, है ना, कि व्हाट इज लिबर्टी, एंड ये एक वन ऑफ द ऑप्शंस में था ये, एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। सो लिबर्टी इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, है ना। इसको हम कहते हैं लिबर्टी। मतलब आप अपनी चॉइसेस खुद करें, खुद चूज करें, है ना। यू चूज वट एवर यू वॉन्ट टू, है ना, फॉर योर सेल्फ अपलिफ्टमेंट, है ना, फॉर योर सेल्फ ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी, है ना। तो लिबर्टी भाई किस चीज के लिए? ताकि आप फ्लरिश कर पाए, ताकि आप अच्छा कर पाए, ताकि आप ग्रोथ कर पाए अपने आप में। ठीक है, उसको हम कहते हैं लिबर्टी। एंड ये तो आप समझते ही हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मतलब रिस्ट्रेंट्स हैं लिबर्टी के ऊपर भी। और ये जो कंसेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों के तीनों हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच रिवोल्यूशन के, या फ्रेंच रिवोल्यूशन के आइडियाज़ हैं, है ना। और एक जो मेजर चीज़ हमसे कई बार पूछ दी जाती है कि हमें लिबर्टी किस किस की है, और इसमें सबसे बड़ा आता है जितने भी आप PYQs देखेंगे उसमें लिख देता है इकोनॉमिक लिबर्टी दी हुई है। नहीं है ऐसा भाई, नहीं दिया हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमें लिबर्टी किस किस चीज़ की है? थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है, वर्शिप की है। इन 5 चीज़ों की हमें इन 5 चीज़ों की हमें लिबर्टी दे रखा है। मतलब लिबर्टी सोचने की, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बोलने की, बिलीफ की, मतलब आप जिस भी चीज़ में मानते हैं, ठीक है, फेथ की और वर्शिप की। ठीक है, इन 5 चीज़ की हमें लिबर्टी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता। ठीक है, तो 3 टाइप की इक्वालिटी के बारे में हमारा प्रीएम्बल जो है वो लाइट शेड करता है। एक है सिविक इक्वालिटी, एक पॉलिटिकल इक्वालिटी और एक इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 में दिया हुआ है, और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है जो आर्टिकल 39 में है, जो कि DPSP में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, फ्रेटर्निटी, चलिए एक इसके बारे में, इसके बाद में भी मैं जो मेजर जो चीज़ मैंने अभी तक आपके लिए बचा के रखी है वो मैं बताऊंगा। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ठीक है, ये भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ठीक है, और आर्टिकल 51A मतलब यानी कि हमारा जो 51A है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, जो कि पार्ट 4A में भी है, मतलब पार्ट 4A में है ना, वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और डिग्निटी ऑफ वुमेन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेटर्निटी भी आता है जो कि हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। ठीक है, जो कि मैं एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि जो प्रीएम्बल है ना, जो प्रीएम्बल है वो 2, आप आगे अभी देखेंगे जब मैं आपको ये बेसिक सी चीज़ बताऊंगा कि प्रीएम्बल जो 2 ऐसे जस्टिसिएबल नहीं है, बट वो 2 चीज़ों के थ्रू जस्टिसिएबल है। वो एक फंडामेंटल राइट्स है और वो है DPSPs। 2 DPSPs खुद जस्टिसिएबल नहीं है, बट सिंस मेजॉरिटी ऑफ द प्रीएम्बल में जितने भी वर्ड्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड है ना, तो प्रीएम्बल जो है वो इनडायरेक्टली जस्टिसिएबल है ना। इनडायरेक्टली जस्टिसिएबल उसी हद तक है जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
मतलब प्रियम्बल के जितने भी प्रोविजंस हैं, मतलब प्रियम्बल में जितनी दी हुई चीज़ें हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है तो वो जस्टिसेबल है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड नहीं है तो वो जस्टिसेबल नहीं है ना, क्योंकि प्रियम्बल अलोन जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऑल नॉन सब्सटैंशिएटिव एडजेक्टिव्स विल ऑलवेज बी एड्रेस टू प्रियम्बल, है ना। जितने भी नॉन सब्सटैंशिएटिव एडजेक्टिव्स हैं वो सब के सब हम प्रियम्बल को एड्रेस करते हैं। चलिए हम इसका एग्जांपल देते हैं। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहा था NA फाल्के वाला ने, ठीक है, कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रियम्बल इज द विजन ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था? कृष्ण स्वामी अय्यर ने। अब ये चीज बहुत बोरिंग तो लगती है हमें, लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे ये क्वेश्चंस कितने बार आते हैं, है ना। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विजन ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा था KM मुंशी ने, है ना। जूअल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या यार्डस्टिक ऑफ द यार्डस्टिक बाय विच वी मेजर द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये कहा था हमारे ठाकुरदास भार्गवा ने। ठीक है, तो जूअल, सोल और यार्डस्टिक कहा था ठाकुरदास भार्गवा ने। अगर सिर्फ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये कहा था हमारे M हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, M हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये बाद में जाकर के चीफ जस्टिस भी बने थे। ठीक है, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? सर अर्नेस्ट बार्कर, है ना। ये चीज बहुत बार रिपीट हुई है, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम लास्ट में जाकर के अब हम अपने फाइनल टॉपिक पे आते हैं, है ना। प्रियम्बल के हम लास्ट फाइनल हिस्से में आते हैं और इसके बाद हमारा लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि प्रियम्बल का आखिरकार भाई स्टेटस क्या है ना। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रियम्बल? तो सबसे पहली बात कि इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ अ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स टू लेजिस्लेचर, मतलब ना ही ये पावर का सोर्स है लेजिस्लेचर के लिए, है ना, और ना ही ये किसी को रोक रहा है, ना ही ये लेजिस्लेचर को रोक रहा है कुछ करने से, है ना। मतलब ना ही आप पावर डिराइव कर रहे हो, ना ही आपको ये रोक रहा है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इट इज नॉन जस्टिसेबल नॉन इन्फोर्सेबल। ठीक है, नहीं आप इसको आप जा करके कल के दिन पे आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, है ना, कि भाई ये तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है लेकिन ये तो मेरे साथ हो नहीं रहा है ना। तो ऐसा नहीं है ना, एंड इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, इसको अमेंड किया जा सकता है ना, और इसका यही एग्जांपल है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमारा प्रियम्बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है, यानी कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। अगर हम दोबारा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, है ना, हमें कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इज प्रियम्बल द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका सीधा सीधा आंसर है यस, द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एक कहानी अगर हम देखें तो 1973 में जो है केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस, है ना, 1973 में इस केस ने कहा था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है। ठीक है, और बेरूबारी यूनियन केस जो था, बेरूबारी यूनियन केस, जो बेरूबारी यूनियन केस था 1960 का, उसने ये कहा था कि नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दो प्रियम्बल जो है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 1960 में बेरूबारी यूनियन केस ने बोला कि ये प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशवानंदा भारती केस ने कहा नहीं वही है। और 1980 में SR बोम्मई केस, SR बोम्मई केस ने कहा था कि प्रियम्बल कंटेन्स, कहा था कि इट इंडिकेट्स, है ना, इट इंडिकेट्स, प्रियम्बल इंडिकेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो आई थी हमारी केशवानंदा भारती के साथ, है ना, तो SR बोम्मई केस ने कहा कि इट इंडिकेट्स बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। इज द प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, मतलब इंडिकेट तो कर रही है ना, कि प्रियम्बल जो है वो इंडिकेट तो कर रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या प्रियम्बल खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर है? तो इसका आंसर है नो। मेरी बात आप समझिए, और इसका एग्जांपल मैं देता हूं, है ना। अगर मेरे पास एक जग है और उसमें मैं पानी डालता हूं, तो जग के अंदर पानी है
लेकिन जग जो है अगर वो प्लास्टिक से बना हुआ है तो जग खुद तो पानी नहीं है ना, है ना। जग के अंदर जो पानी है वो लिक्विड है, वो पानी है, ठीक है। लेकिन जग खुद तो लिक्विड नहीं हो गया। जग जो है जिसके अंदर हमने पानी लिया है वो खुद तो पानी नहीं हो गया। वैसे ही द प्रियम्बल कंटेन्स और इंडिकेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट इटसेल्फ द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये प्लीज आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी गुगली है और ये कहीं भी खेली जा सकती है, समझ रहे। तीसरा क्वेश्चन है, कैन द गवर्नमेंट मेक द लॉज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल? नो। क्या सिर्फ और सिर्फ आप प्रियम्बल के बेसिस पे आप लॉ बना सकते हैं? नहीं। कैन गवर्नमेंट मेक लॉ ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल प्लस समथिंग एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, है ना। ये आपको समझ में खुद ही आ रहा होगा, ठीक है। पांचवा, कैन द गवर्नमेंट बी टेकन टू द कोर्ट इफ गवर्नमेंट हैज ओनली वायलेटेड द प्रियम्बल? नो। अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल वायलेट किया है और कुछ वायलेट नहीं किया है तो क्या आप गवर्नमेंट को कोर्ट के दरवाजे से क्लास ले जा सकते हो? नहीं। कैन द गवर्नमेंट बी टेकन टू द कोर्ट इफ द गवर्नमेंट हैज वायलेटेड प्रियम्बल एंड एनीथिंग एल्स? यस, है ना। आप प्रियम्बल के साथ साथ आपने कुछ और भी वायलेट किया है, मैं ले जा सकता हूं, ठीक है। मैं आपको कोर्ट में ले जा सकता हूं। एंड कैन प्रियम्बल बी चेंज्ड? सो इसका आंसर है यस, जैसा कि आप जानते हैं। और इसको प्रियम्बल को चेंज करने के लिए हमें 2/3 ऑफ द प्रेजेंट ऑफ वोटिंग, है ना, दैट शुड बी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, हमें स्पेशल 2 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो है आर्टिकल 368 के हिसाब से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें करना होगा टू चेंज द प्रियम्बल। तो आई होप आपको अभी तक के लेक्चर में ये प्रियम्बल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको ये सारी माइनर और माइन्यूट डिटेल समझ में आ गई होंगी। एंड आई होप दैट यू लव दिस लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे के टॉपिक्स पे लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। आप इसी तरीके से हमें अपना प्यार शो करते रहिए, ठीक है। ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर के जॉइन अस फॉर नोट्स एंड अदर अपडेट्स, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखिए और इसी तरीके से पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है।